हाँ। प्रयोगशाला में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवलेह के बारे में। अवलेह जिन अवलेहों में चीनी गुड़ आदि डालकर पाक किया जाता है, इस विषय में आचार्य श्री सारंग धर्मेश्वर महोदय ने एक निर्देश देकर सिद्धांत स्थापित किया कि चूर्ण द्रव्यों से जिनकी मात्रा अवलेहों में चौगुनी लेनी चाहिए। कुछ अवलेह गुड़ के साथ भी पाक किए जाते हैं, उनमें चूर्ण द्रव्यों के मान से द्विगुण गुड़ दिया जाता है, यानी गुड़ की जो मात्रा रहेगी वो दोगुनी। अवलेहों में कवात सौरस आदि द्रव्यों की मात्रा चूर्ण द्रव्यों के मान से चतुर्गुण देते हैं। जैसे चूर्ण वगैरह हो उसके हम चतुर्गुण यानी 4 गुना ज्यादा लेते हैं। अवलेह की सिद्धि के लक्षण क्या है कि अवलेह सिद्ध हो गया है या सिद्ध पाक हो गया है, उसका क्या लक्षण होंगे। उसमें लिखा है कि अवलेह के घटक द्रव्य या मिश्री या चीनी या गुड़ या सौरस या कवात आदि को मिश्रित करके अग्नि पर पाक करते हैं तो तैयार हो जाने पर उसमें सप्त लक्षण प्रकट होते हैं, यानी 7 लक्षण उसके प्रकट होते हैं। जैसे तंतुमय। तंतुमय का मतलब है रेशे या तंतु निकलना, द्रव्य के साथ खिंचा कर आना, यानी कोई भी द्रव्य यानी कोई भी मतलब जैसे करछा वगैरह हो लेते हैं तो उसको हम दबो करके बाहर निकालेंगे तो उसके साथ में तंतु रूप में बाहर आएगी, उसका नाम है तंतुमय। जल निमज्जन क्या है? जल पात्र में डालने पर खूब डूब जाता है। जैसे जल निमज्जन मतलब होता है कि जो द्रव्य पाक किया है उसको अगर जल में डालेंगे तो वो डूब जाता है या फैलता नहीं है, उसको हम जल निमज्जन कहते हैं। एक होता है स्थिरत्व, यानी पात्र में स्थिर रहता है, इधर उधर बहता नहीं, एवं रिक्त थाली में बूंदे डालने पर फैलती नहीं। जैसे कोई थाली होती है उसके अंदर उस अवलेह की बूंद डालेंगे या तो वो एक जगह स्थिर रहेगी, इधर उधर फैलेगी नहीं, उसका नाम है स्थिरत्व। अंगुली मुद्रा। अब अंगुली डुबोने पर अंगुली की आकृति उसमें बन जाए, जैसे कोई द्रव्य है या अवलेह है उसके अंदर हम अंगुली डालेंगे, बाहर निकालने के बाद में जो उसमें खड्डा आ जाए या उसमें आकृति बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अंगुली मुद्रा। गंधोद्भव यह है कि कई अवलेह ऐसे हैं जो गंध से पहचानते हैं। अवलेह के प्रधान द्रव्यों की गंध प्रकट होती है। अगर पाक होने के बाद में अवलेह किसी भी द्रव्य का तो उसको हम सुगंध से यानी उसकी गंध से पहचान लेते हैं कि ये परिपक्व हो गया। अब होता है वर्णोद्भव। अवलेहों का वर्ण दूर से काला प्रतीत होता है। अपन दूर से देखेंगे तो अवलेह है वो काला प्रतीत होता है, किंतु निकट से हरिताभ रक्ताभ कृष्णाभ होते हैं। ठीक है। अब एक होता है रसोद्भव, यानी स्वादु रसवत होती है, यानी कि कोई भी अवलेह अपन जीभ से चाटेंगे तो उसका स्वाद आएगा, उससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि भाई ये तैयार हो गया या नहीं हो गया। अवलेह सिद्धि परीक्षाओं के लिए निम्नोक्त विद्वानों ने भी अनुमोदन किया है। जैसे आचार्य श्री यादव जी त्रिविक्रम जी ने अनुसार प्रशिक्षित द्रवों का या पाक अग्नि पर नहीं किया जाता, अपितु जब अवलेह का समय पार हो जाए तब अग्नि के से पात्र को उतारकर भूमि पर रख देना चाहिए एवं थोड़ा थोड़ा प्रक्षेप चूर्ण आदि डालकर द्रव्य से हिलाते रहना चाहिए ताकि प्रक्षेप का मिश्रण सम्यक्तया हो जाए। अर्थात चूर्ण प्रक्षेप उष्णावस्था में ही मिला देते हैं, वो थोड़ा गर्म रहे, उसके साथ ही प्रक्षेप द्रव्य है
उसको अवले में मिला दिया जाता है। किंतु मधु का प्रक्षेप करना हो तो ठंडा हो जाने पर ही करना चाहिए। अगर शहद का हम उसमें डालेंगे अवले में, तो अवले क्वाथ जो है वो बनाया हुआ है अपना, उसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद में ही डालना चाहिए। यथा त्रिकम जी कहते हैं, यथा लेहों के मध्यम इसमें यह है कि अर्थात लेहों के मध्य मात्रा 1 कर्ष यानी 1 तोला 12 ग्राम मानी जाती है। 1 कर्ष का मतलब होता है 1 तोला यानी 12 ग्राम। निम्नों से अवलों का अनुपान लिया जा सकता है। अब जैसे चटनी वगैरह या अवले है अपन खाते हैं, काटते हैं, तो उसको क्या अनुपान रहेगा? जैसे दूध, इक्षुरस, पंचमोली कषाय, वासाक्वाथ, जल यानी उष्ण जल, फल यानी फलरस, रोगानुसार तद्दत रोगहर, रोगानुसार तद्दत रोगहर क्वाथ लिए जा सकते हैं। कुछ अवयवों का विवेचन प्रायोगिक हित सहित यहाँ दिया जा रहा है। प्रैक्टिकल रूप में ये अवले है बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। जैसे बिलो मूल त्वक मूल छाल का ये इसमें लिखा है। ये जो च्यवनप्राश है ना, उसके बारे में बताया गया है। क्या उसको बोलते हैं? च्यवन प्रसव वाले है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसमें? जैसे बिलो मूल त्वक, सोनाग मूल त्वक, पाडल मूल त्वक, मांसपर्णी पंचांग, शालपर्णी पंचांग, पिपली, बड़ी कटाली, कर्कट श्रृंगी, द्राक्षा, पुष्कर मूल, हरितकी, रिद्धि, जीवक, कचूर, पुनर्नवा, महामेधा, लालचंदन, बिदारीकंद, काकोली, काकनाशा। इसकी समान मात्रा लेनी पड़ती है 50 ग्राम के करीब। उपभोग सभी कवात द्रव्य हैं। इन्हें एक पल के 480 ग्राम के स्थान पर राउंड फिगर में 50 ग्राम लिए जाते हैं, यानी प्रत्येक द्रव्य को 50 ग्राम लिया जाता है। ताजा हरे, अब उसके बाद में आता है ताजा हरे आवड़े, तिल तेल, गौ घृत, चीनी और मधु। प्रक्षेपक द्रव्य है। प्रक्षेप का मतलब होता है अपना अवले तैयार होने के बाद में उसके ऊपर से जो द्रव्य डाला जाता है, सूखा द्रव्य है, उसको बोलते हैं प्रक्षेप द्रव्य। जैसे बंसलोचन, दालचीनी, तेज पत्र। अब निर्माण उपकरण तो यही है, जैसे डिसेंट्रीगेटर मशीन या लोह दुखड़क खंत्र आदि है, भगोना, ढक्कन वगैरह आदि, ये इस तरह के उसमें यंत्र होते हैं। अब आगे इसको निर्माण कैसे करेंगे, ये विधि आपको बता रहे हैं कि सर्वप्रथम सभी द्रव्यों का चयन करके नियत मान में लिया गया एवं संपूर्ण निरीक्षण के पश्चात डिसेंटीग्रेटर मशीन से कवाथ द्रव्यों का मोटा जव चूर्ण बनाकर एक द्रोण यानी 13 लीटर में अभिषेक होने हेतु डाला गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि 50 ग्राम की अपने मात्रा लगी ले, उसके हिसाब से जितने भी द्रव्य हैं उसकी मात्राएं लगभग, ये देखो आप 2 4 और 10 12 14 16 18 20 यानी 20 द्रव्य हैं। 20 5 100 यानी 1 किलो के करीब ये हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि जल की मात्रा डालेंगे। यानी 13 लीटर पानी हो लगभग अभिषेक हेतु डाला गया। रात्रि पर्यंत कवाथ द्रव्यों के भीग जाने के पश्चात द्वितीय दिन प्रातःकाल दोला यंत्र की विधि से आंवलों को वस्त्र में पोटलीकृत करके कवाथ के भगोने में ही लटका दिए और अग्नि दी गई। कवाथ की वाष्प से ही आंवले की स्वीवन हो गए एवं मृत्यु हो गए। तुरंत जल शेष रहने पर गाढ़े वस्त्र से कवाथ को छान लिया गया तथा आंवलों को पोटली से निकालकर एक भगोने के मुख पर जालीदार वस्त्र को बांधकर रस्सी से बांधकर स्थिर कर दिया। आंवले का रस उसको डालकर हथेली से मंथन करके गुठ लिया हुआ तंतु पृथक कर दिए गए। तब आंवलों का गुदा यानी पल्प वस्त्र से छानकर पात्र में आ गया। इसे आंवलों की पिष्टी कहते हैं। फिर कवाथ द्रव्य में चीनी मिलाकर थोड़ा गर्म करके एक बार छान ले ताकि चीनी में कोई अपद्रव्य होगा तो वो छनकर पृथक हो जाएगा। अब दूसरे भगोने में घृत व तेल डालकर आंवले की पिष्टी उसी में डालकर पाक करें। लकड़ी के पलटा से या
स्टेनलेस स्टील के पलटा से हिलाते रहें। जब पिष्टि में घृत तेल मिश्रित होकर पृथक नहीं दिखाई देवे तो समझो कि मृदु पाक हुआ है। मध्य पाक के पश्चात पिष्टि का वर्ण भी किंचित परिवर्तन होगा और स्नेह भाग पुनः पृथक दिखाई पड़ेगा, तब समझे कि पिष्टि का पाक पूर्ण हो गया। यानी कि उसके अंदर जो जलियांश है वो खत्म हो गया और जो स्नेह है जैसे तेल घी वगैरह है उसके द्वारा वो एकदम तैयार हो गया, यानी कि उसके अंदर पिष्टि है वो तेल घी है वो दिखने लग जाएगा। अब इसी पिष्टि में क्वाथ युक्त शर्करा का द्रव डाल दें। अब उसके बाद वो तैयार हो जाए तो शर्करा वाला जो द्रव है उसके अंदर डाल दें। द्रव या पलटे से लाते रहें। जब अवलेह गाढ़ा होने लगे तो परीक्षा करें। परीक्षण विधि पहले भी बताई थी, जैसे गंधोद्भव, वर्णोद्भव, रसोद्भव। इसे एक तर्जनी अंगूठे के मध्य अवलेह है, दबा कर प्रसारित करने पर तार निकलेंगे। एक प्याले में पानी डालकर उसमें बूंदे डालेंगे तो वो एक जगह स्थिर रहेगी, उचित पाक हो जाए। और एक कटोरे में लेकर अंगुली से दबाएं तो अंगुली के निशान बन जाएंगे। एक पात्र में बूंदे डालकर देखें कि बूंदे गिर कर फैलती तो नहीं है। इस तरह से ये पाक अच्छी तरह से हुआ हो माने जाने। अब इसके अंदर मात्रा लिखी है कि इसकी मात्रा प्रातःकाल इतनी ही लें, भोजन में बाधा नहीं हो। इस कथन से मात्रा एक पल यानी 4 तोला, 4 तोले का मतलब हो गया 50 ग्राम, जो सारंग धर ने कही है ये भी उचित है। च्यवनप्राश के सेवन से महर्षि च्यवन वृद्ध से युवा हो गए थे। च्यवनप्राश सेवन की 2 विधियां हैं, एक तो होती है कुटी प्रवेश विधि और एक होता है वातातपिक विधि। अब इसके अंदर 2 विधि है भाई। च्यवनप्राश का अपन सेवन करेंगे तो 2 प्रकार की विधि है। वो भला बल समय अनुसार उसके देख कर ही उसको प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान में बाजार में जो च्यवनप्राश मिलता है उसमें शर्करा की मात्रा 1.5 गुणी से 3 गुणी तक मिलती है। इसलिए च्यवनप्राश के शास्त्रोक्त गुण इसके प्रकट नहीं होते, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है तथा शुगर के रोगी को भी अनुकूल नहीं होती। शास्त्रोक्त मात्रा में शर्करा होगी तो उसका पाचन के द्रव्य च्यवनप्राश में है, अतः उसके सेवन से ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। किंतु अधिक परिमाण में शुगर होने पर मधुमेह के रोगी को प्रतिकूल हो सकता है। शास्त्रीय मात्रा में चीनी होने पर च्यवनप्राश स्वादिष्ट नहीं लगता, किंतु अधिक लाभकारी होता है। च्यवनप्राश के सेवन से प्रारंभ से पूर्व सामान्य शोधन यानी वमन विरेचन तो शरीर का कराया जाना उचित है। वक्तव्य है कि च्यवनप्राश का सेवन सर्वप्रथम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को कराया था एवं उन्हें च्यवन से इसके सेवन से यौवन व दीर्घायु की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश हुआ। इस योग की श्रम वर्तमान समय में प्रथम लिपि चरक संहिता में मिलती है। सारंग संहिता के और चरक संहिता के पाठ में कुछ अंतर है, वह इस प्रकार से है। सारंग संहिता में अष्टवर्ग के 5 ही द्रव्यों का उल्लेख है। सारंग संहिता में जो च्यवनप्राश मूल पाठ है उसमें अष्टवर्ग के 7 द्रव्यों का उल्लेख है, जबकि अष्टवर्ग के 8 द्रव्य होने चाहिए। किंतु जीवक ऋषभक सभी दुकानों पर एक जैसे ही मिलते हैं। वर्तमान में अष्टवर्ग के 8वां द्रव्य एक साथ कहीं भी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, अतः सने सने अष्टवर्ग भी दुर्लभ होते जा रहे हैं। अतः जितना च्यवनप्राश खपता है उतना उत्पादन भी अष्टवर्ग का नहीं होता, अतः अधिकांश व्यापारी प्रतिनिधि द्रव्य ही डालते हैं। आचार्य भाव मिश्र ने भविष्य की स्थिति को भांपकर 16वीं शताब्दी में ही अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्यों की घोषणा करती थी, अर्थात इसमें जीवक व ऋषभक के स्थान पर शतावरी ली जा सकती है। मेधा व महामेधा के स्थान पर विदारी गंध भी ले सकते हैं। काकोली व क्षीर काकोली स्थान पर अश्वगंधा का प्रयोग होता है। रिद्धि व वृद्धि के स्थान पर वराही गंध लिया जाता है, किंतु अष्टवर्ग के स्थान पर प्रतिनिधि द्रव्य डालने से गुणों में तो न्यूनता आती है या नहीं, यह शोध का विषय है। आचार्य सारंग ने पाठ में तिल तेल का भी उल्लेख नहीं है, उन्होंने केवल घृत में ही वर्जन किया है। वर्तमान में कुछ निर्माता पीपली व इलायची को क्वाथ में नहीं डालकर प्रक्षेप में ही उनकी वृद्धि कर देते हैं।
जिससे गंध व स्वाद में सुधार होता है। महर्षि च्यवन का आख्यान क्या है कि प्रासंगिक होने से ये विद्यार्थियों की उत्कंठा की पूर्ति के लिए महर्षि च्यवन का संक्षिप्त घटना को उदाहरण देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। महर्षि च्यवन भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे एवं आजीवन ब्रह्मचारी व तपस्वी थे। उन्होंने वन में एक ही स्थान पर बैठकर हजारों वर्ष तक तपस्या की, जिससे उनके शरीर पर मिट्टी मोटी परत जम गई, किंतु नेत्रों के स्थान में मिट्टी में दो छिद्र थे एवं उन दोनों छिद्रों की सीधी रेखा नेत्रों पर ही जाकर बनती थी। उस समय महाप्रतापी राजा शर्माती अपने परिवार के सदस्यों के साथ रथ में बैठकर राजा शर्माती अपने परिवार के सदस्यों के साथ रथ में बैठकर वन में भ्रमण करने आया एवं च्यवन ऋषि के आश्रम के समीप रमणीकता देखकर उसका मन वहां से सौंदर्य का आनंद लेने के लिए विचलित हुआ और राजा व परिवार वहां उतरकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। राजा की एक पुत्री सुकन्या नाम से आश्रम में चली गई, किंतु उसमें वहां कोई नहीं था। एक आश्रम में भी उजड़ा कानन लगा रहता था। वहां एक मानव की आकृति की मिट्टी की प्रतिमा जैसी दिखाई दी। राजकन्या ने कौतूहलवश उसके नेत्र के पास वाले क्षेत्रों में देखा तो दोनों में नेत्रों की ज्योति दिखाई पड़ी। उस कन्या ने दोनों छिद्रों में लकड़ी का खोसा लगाया, जिससे दोनों में से रक्त निकलने लगा। वह घबरा कर पिता के पास गई और घबराते हुए वह घटना स्वयं का अपराध कह डाला। राजा भी घबरा कर वहां आया तथा मिट्टी के टीले में से च्यवन ऋषि को निकालकर उनका परिचय प्राप्त किया तथा श्राप के भय से मुक्त होने के लिए उनकी अंधे हो जाने से सेवा ससुरों के लिए अपनी पुत्री सुकन्या को महर्षि च्यवन को ही उनकी ऋषि पत्नी के रूप में भेंट कर दी। महर्षि के तप व तेज से राजा व उसकी पुत्री दोनों ही भयभीत थे। अतः सुकन्या ने उनको पति मानकर सेवा ससुरा बहुत वर्षों तक करती रही, किंतु च्यवन ऋषि ने स्वयं को वृद्ध व अशक्त मानकर राजकन्या के योग्य बनने के लिए अश्विनी कुमारों का स्मरण व आह्वान किया था। तब दोनों अश्विनी कुमार दोनों ही भ्राता व एक नाम थे के थे च्यवन ऋषि के पास में प्रकट होकर बोले, महर्षि कैसे याद किया आपने? तो च्यवन ने कहा, आप मुझे युवा बना दें तथा मेरे नेत्र भी ठीक कर दे तो इंद्र के दरबार से जो आप दोनों बहिष्कार हो गया है उसे मैं आप वापस आपका हक दिला दूंगा। अश्विनी कुमार ने भी ऋषि की आज्ञा की अवहेलना नहीं की एवं तुरंत च्यवनप्राश का आविष्कार करके उन्होंने प्रयोग कराया, जिससे च्यवन ऋषि स्वस्थ व युवा हो गए एवं उसके बदले में उन्होंने देवराज इंद्र को कहकर अश्विनी कुमारों का देव सभा में हक पुनः दिलवाया था। च्यवन ऋषि के आश्रम बिहार में जहानाबाद गया के निकट सोन नदी के पूर्वी तट पर असफल थाना क्षेत्र में देवकुंड च्यवनप्राश के नाम से है तथा एक च्यवनाश्रम हरियाणा प्रांत में भी है। एक स्थान मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। संभवतः च्यवन ऋषि अनेक स्थानों पर रहे हों। अब आता है वर्ती कल्पना परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू सुपोजिटरी। आयुर्वेद विज्ञान की एक प्रमुख शाखा भेषज कल्पना विज्ञान है तथा बटी कल्पना उसी का एक प्रमुख अंग है। बटी कल्पना की तरह तत्सम कल्पना है जिसे वर्ती कल्पना यानी सुपोजिटरी कहते हैं। गोली व वर्ती में आकृति की ही भिन्नता होती है, अर्थात जो गोली लंबाई युक्त गोलाकृति की बनाई जाती है उसे वर्ती कहते हैं। दीपक की आड़ी बत्ती की तरह ही वर्ती कल्पना की आकृति होती है। वर्ती जो कि युवाकृति की होती है
यह लंबाई युक्त पतली और दोनों किनारे कृष्ण व मध्य कुछ स्थूलता युक्त होता है। यह वर्ती अनेक कार्यों में प्रयुक्त होती है। इन वर्तियों के प्रयोग से भी चिकित्सा होती है। वर्तियों के प्रयोग से दृष्टि का प्रसादन, वायु का अनुलोमन तथा मलमूत्र, कुएं, रक्त, कफ, वायु आदि संचित दोषों का बहिर्गमन शरीर से हो जाता है। अर्थात शरीर के मार्गों से शरीर द्वारा अनैच्छिक पदार्थों का बहिष्कार हो जाता है, जिससे आतुर स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। वर्तियों के भेद। अब वर्तियों का निर्माण रोगानुसार, रोगी के अनुसार, स्थान के अनुसार, दोषों के अनुसार, कर्म के अनुसार अनेक द्रव्यों से, कई विद्याओं से तथा अनेक प्रकार की बनाई जाती है। यथा अब धूमवर्ती, फलवर्ती, बुधवर्ती, नासावर्ती, योनिवर्ती, शिशिनवर्ती, नेत्रवर्ती, वर्णवर्ती। इसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। धूमवर्ती जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग ऊर्ध्व चतुर्गत रोगों में यथा प्रतिशाय, पिनिस, शिरशूल, दंत रोग, मुख रोग, श्वास का छिक्का, मन्यस्तम, कब्ज रोग, वातज रोगों में उन रोग नाशक द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण या कलक बनाकर सने के सहयोग से वर्ती बनाकर उसे धूम्र नेत्र में रखकर अग्नि से प्रज्वलित करके तंबाकू या सिगरेट की तरह धूम्रपान किया जाता है। इन धूमवर्तियों में प्राय तेजपत्र, नागरमोथा, रेणुका, प्रियंगु, कमल पुष्प, दालचीनी, गुग्गुल, जटामासी, केसर, जीरक, खस, राल, श्वेत चंदन, मधुयष्टि, सुगंध वाला आदि द्रव्यों का निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा जिस रोग के लिए धूमवर्ती बनाई जाती है उसकी भी कोई औषधि अतिरिक्त डाल दी जाती है। जैसे श्वास रोग के लिए अर्कलता का पत्र, सोमलता आदि धूम्रवर्ती की पान से ऊर्ध्व चतुर के पूर्वोक्त रोगों का शमन हो जाता है। एक होता है फलवर्ती। और फलवर्ती का क्या प्रयोजन है कि फलवर्तियों का समूह है, क्योंकि शीशन के लिए, योनि के लिए तथा गुदा के लिए भी जिन वर्तियों का निर्माण करके अवयव के अनुसार परिमाण रखा जाता है और रोग निवारण अर्थ उस अंग में प्रवेश कराया जाता है, उन सभी वर्ती समूहों को फलवर्ती नाम से जाना जाता है। फलवर्ती का अधिक प्रयोग गुदा मार्ग में होने से गुदवर्ती के नाम से भी व्यवहार में लेते हैं। एक फलवर्ती निर्माण का प्रायोगिक दृष्टि से यहाँ उपादेय है क्या, जैसे मदन फल पिपले 10 ग्राम, कुष्ठ 10 ग्राम और पित्त सरसों यानी 10 ग्राम पीली सरसों और गुड़ यानी 10 ग्राम। अब इसका कैसे निर्माण किया जाता है, जैसे सर्वप्रथम द्रव्यों का समुचित निरीक्षण करके उनका वस्त्रपोत चूर्ण बनाया जाता है। फिर गुड़ को उष्ण जल में डालकर किंचित पाक किया जाता है। इस गुड़ के विलयन को चूर्ण द्रव्य में मिश्रित करके अंगूठे प्रमाण की मोटी तथा 4 अंगुल लंबी वर्ती बनाई जाती है। इस वर्ती के घृत चुपड़कर गुदा में प्रवेश कराया जाता है, जिससे कुछ ही समय बाद रोगी को वातानुलोमन होता है तथा पुरुष की प्रवृत्ति होती है। इसे फलवर्ती नाम प्राचीन आचार्य ने दिया है, फलवर्ती। अब एक और है, जैसे अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, एक दिन में एक वर्ती का प्रयोग करें। अनुप्रयोग यानी घृत चुपड़ कर प्रवेश गुदा में कराते हैं। उपयोग है उदावर्त, विबंध, अन्य उदरशूल नाशक। अनुदेश व सावधानियां क्या है इसमें कि पूर्व से ही वर्तियां छोटी बड़ी मोटी कुछ मध्यम बनाकर रखना चाहिए ताकि रोगी का आते ही प्रयोग कराया जा सके। घृत चुपड़ने का कारण स्निग्ध होने से अंत प्रवेश कराने में सुगमता था, वात समन भी सुने से होता है। बुधवर्ती परिचय। अब बुधवर्ती क्या है कि इसकी लंबाई 4 अंगुल होनी चाहिए, 2 से 3 इंच तक मोटी, मतलब 2 से 3 इंच तक लंबी होनी चाहिए। मोटाई अंगुष्ठ प्रमाण यानी अंगूठे की तरह मोटाई होनी चाहिए। आकृति लंबी व गोल बेलन के मध्य भाग की जैसी। अब उपयोग क्या है इसका कि शुष्क पुरुष ने गुदा में अति संचय जन्य कष्ट में गुदा में अवशिष्ट बस्ती कर्म के द्रव को बाहर निकालने के लिए, प्रकोपित उदारस्थ वायु के अनुलोमन करने के लिए, गुदा में संचित किसी भी अन्य दोषों को गुदा मार्ग से बहिष्कृत करने के लिए बुधवर्ती व फलवर्ती के कार्य प्राय समान ही प्रतीत होते हैं। अतः यह भी कहा जा सकता है कि बुधवर्ती व फलवर्ती दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। बुधवर्ती निर्माण के लिए वातानुलोमक तथा
रेचक गुण प्रधान औषध द्रव्यों का बारीक चूर्ण किया जाता है। फिर क्षार व लवण चूर्ण तथा गुड़ मिश्रित किए जाते हैं, अथवा गुड़ पाक विधि से भी सभी द्रव्यों को मिलाकर अंगूठे की लंबाई व मोटाई के अनुसार वर्ती बना ली जाती है। इसी का नाम गुदवर्ती या फलवर्ती है। प्रयोग के समय प्रथम गुदा में ही घृत चुपड़ देवें तथा इसके भी घृत लगाकर सने सने अंतर प्रवेश करते हैं, जिससे 5 मिनट में ही मल प्रवृत्ति की रोगी को प्रवृत्त इच्छा होती है। गुड़ मिलाकर वर्ती की आकृति बनाकर शुष्क कर लेना चाहिए। गुड़ प्राय अन्य द्रव्यों के समान लिया जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति की भी बाजार में बनी हुई गुदवर्ती मिलती है। इसका नाम है ग्लिसरीन सपोजिटरी। प्रचलित है। यह एक निश्चित सांचे यानी मोल्ड्स में बनी होती है। इस गुदवर्ती में ऑयल ऑफ द ओब्रोमिया भरा होता है, साथ ही मधुचिष्ठ भी मिश्रित होता है। यह वर्ती शरीर के ताप से ही ध्रुत रहती है, जिससे प्रयोग काल के समय स्निग्ध रहता है। नासावर्ती, अब नासावर्ती के अंदर भी आता है क्या, नेजल सपोजिटरी। पतले वस्त्र को बिछाकर उस पर सूक्ष्म चूर्ण औषधियों का छिड़क कर पतली वर्ती वस्त्र की बनाते हैं। इस वर्ती को नासा में घुसाने पर छींक कई बार आती है। इस वर्ती के निर्माण में वस्त्र के अतिरिक्त जो औषध द्रव्य प्रयुक्त होते हैं वे प्राय कृमि है एवं शिरोवेजन से संबंधित द्रव्य होते हैं। अपामारक के बीजों का चूर्ण, बाइबिडिन का चूर्ण, शिरीष के बीज का चूर्ण, कायफल का चूर्ण, कृष्ण मरीच चूर्ण, तंबाकू का चूर्ण एवं तीक्ष्ण द्रव्यों का कृमि गंध द्रव्यों के चूर्ण और देवदानी फल आदि। उपयोग क्यों किया जाता है इसको, कि शिरशूल का विनाश, शिरो गौरव का विनाश, सिर के कृमियों का विनाश, प्रतिशाय का शमन, पिनस का शमन, ऊर्ध्व जद्रभूत रोगों का विनाश, ऊर्ध्व भेदक का विनाश, शंख शूल का विनाश, अपसमारोह का शमन। इन रोगों में नासावर्ती के प्रयोग से रोग शमन होते हैं। एक होता है योनि वर्ती का परिचय। इस वर्ती का प्रयोग निम्नलिखित रोगों में होता है, जैसे गर्भाशय शोथ, गर्भाशय वर्ण, श्वेत प्रदर, गर्भस्राव, योनि वर्ण, योनि शूल आदि। इनके गर्भाशय योनि रोगों में इसका प्रयोग स्त्रियों की योनि में धारण कराया जाता है। इस वर्ती के रोगानुसार द्रव्यों से निर्माण कराया जाता है। यथा सामान्य द्रव्य कौन कौन से हैं, जैसे जीरक चूर्ण, क्षार चूर्ण, अशोक तवक चूर्ण, लवालोक, लवण चूर्ण, हिंगू, गुड़ आदि द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय शोधक द्रव्य, गर्भाशय दोषहर द्रव्य। अब इसकी वर्ती बना ली जाती है, अब उससे योनि में रखा जाता है। गुड़ की चाशनी बनाकर 2 अंगुल के लेकर 6 अंगुल तक की लंबी वर्ती अपनी तर्जनी अंगुल के समान मोटी बनाई जाती है। इस वर्ती को भी शुष्क करके ऊपर पतला कपड़ा लपेट करके फिर इस वर्ती को योनि में धारण कराया जाता है, जिससे रोगों का शमन होता है। अब आता है शिशिन वर्ती। वर्ती का प्रमाण क्या है, लंबाई 4 से 12 अंगुल, विभिन्न लंबाई में प्रत्येक प्रत्येक बनानी चाहिए। मोटाई 1 यव के समान यानी 1 जौ के समान, बीज के समान, मुद्र के समान व चणक के समान मोटी यानी चने के समान। वर्ती का आधार पतला वस्त्र, यव क्षार चूर्ण, सप्तिका चूर्ण, गोक्षर बीज चूर्ण, पाषाण भेद चूर्ण, यथा कुशकाश, सरोदर्भ, इक्षु, गुड़, सूर्य क्षार चूर्ण, अरण्य बीज चूर्ण, पुनर्वा मूल, तृणपर्व मूल के द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण। और वर्ती निर्माण की विधि क्या है, वही है कि शिशिन वर्ती निर्माण के लिए पतला मलमल का वस्त्र लेकर बिछाकर उसके 2-2 अंगुल थोड़े लंबाई 4 से 12 अंगुल तक अर्थात 3 इंच से लेकर 12 इंच तक की विभिन्न लंबाई वाली कर्तन कैंची से काटकर बिछा लें। फिर उपरोक्त औषधीय द्रव्यों के चूर्ण को गुड़ में मिलाकर वस्त्र खंडों के लेप कर देते हैं। फिर उन वस्त्रों की वर्ती बनाई जाती है। गुड़ की मात्रा सभी द्रव्यों के समान ली जाती है तथा गुड़ का पाक बनाकर उसमें चूर्ण द्रव्य मिला जाते हैं। एक वस्त्र पर लेप लगाकर ही शिशिन वर्ती बनाई जाती है। फिर इस वर्ती के घृत पड़कर शिशिन के अंदर क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं। अब ये क्यों किया जाता है, जैसे मूत्र कृच्छ, स्मरी का विनाश, बस्ती आद्यमान का विनाश, मूत्र व स्रोत का विनाश संशोधन, मूत्र घात रोग, मूत्राशय शूल, उष्णवात का विनाश,
मूत्र व संस्थान को शक्ति प्रदान करता है। एक होता है नेत्रवर्ती परिचय। नेत्रवर्ती जो है ना, यह वर्ती नेत्र रोगों में प्रयोग होता है। प्राचीन काल से ही नेत्रों के रोगों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। अब इसके अंदर जो द्रव्य है वह है पोथगी रोग का विनाश। इसमें पोथगी रोग का विनाश, अंजन नामी का रोग का निवारण, वर्ण रुसुक रोग का विनाश और नेत्राभिषेक रोग का शमन। नेत्र कंडो विनाश, नेत्रगत शौच में सुलाभ, नेत्रगत शूल का शमन, नेत्र दृष्टि में सुधार, दृष्टि प्रसादन, मोतियाबिंद रोग का निवारण। नेत्रवर्ती के निर्माण के प्रमुख द्रव्य कौन कौन से हैं? जैसे शंखनाभि का चूर्ण, सूक्ष्म मनशिला का चूर्ण, शुंठी का चूर्ण, मरीच चूर्ण, पिपली चूर्ण, तुत्थ चूर्ण, बचा का चूर्ण, आक, मधु, गुलाब पुष्प, हरिद्रा का चूर्ण, दारू हल्दी का चूर्ण, रसांजन का चूर्ण, नींब पत्र व पुष्प आदि द्रव्यों के सूक्ष्म चूर्ण। नेत्रवर्ती की आकृति कितनी होनी चाहिए? लंबाई है 1 से 2 इंच तक लंबी बनाई जाती है और मोटाई है चने के बराबर, यानी चने के बराबर मध्य से मोटी व किनारों पर पतली होती है। आकृति यव आकृति, यानी जो की जो आकृति होती है उस आकृति की बनानी चाहिए। उपरोक्त प्रकार की वर्तियां बनाकर शोषक कर कांच पात्र में रखकर ढक्कन लगाया जाता है। आवश्यकता होने पर वर्ती निकालकर गुलाब जल या मधु के साथ स्वच्छ पाषाण या घिसकर सलाई से या स्वच्छ अंगुली से आंख में औषध द्रव्य को लगाया जाता है। अब आता है एक वर्णवर्ती। वर्णवर्ती का परिचय है, जब वर्णों के छिद्र कुएं से अवरुद्ध हो जाते हैं तो कुएं के निष्कासन नहीं होने से वेदनाएं, लालिमा, शोथ कुएं होकर वर्ण का रोपण नहीं हो पाता। अतः औषध द्रव्यों की भर्ती बनाकर ऐसे छिद्रों में प्रवेश कराया जाता है जिससे वर्ण का शीघ्र ही रोपण हो जाता है। इसके अंदर घटक द्रव्य क्या है? निम्ब पत्र, जाति पत्र, हरिद्रा चूर्ण, लवंग चूर्ण, सप्तिका चूर्ण, तुत्थ, मधुयष्टि, मलमल है और गुड़। अब इसके अंदर उपयोग क्या है? जैसे नाड़ी वर्ण का रोपण, सूक्ष्म वर्ण का रोपण, पक्व वर्णों के पटी उपयोग, शस्त्र क्रम के पश्चात वर्णों के छिद्रों का रोपण, एक ही स्थान पर जमा हुआ रक्त का निष्कासन, अवरुद्ध कुएं का निष्कासन। वर्ती निर्माण की विधि क्या है कि मलमल के वस्त्र के 2 अंगुल चौड़े तथा विभिन्न आकृति के लंबाई के खंड कतरन काटकर एक ट्रे में बिछा लीजिए। फिर उस द्रव्यों के चूर्ण के समान ही गुड़ देकर जल में गुड़ का पाक बनाकर चूर्ण द्रव्यों को मिश्रित करके फिर वस्त्र खंडों के लेप करके वर्ती बनाई जाती है। वर्ती के घृत या जात्यादि तेल को चुपड़कर वर्ण के छिद्र में प्रवेश कराए जाते हैं। यदि छिद्र वर्ण का अवरुद्ध हो जाए तो ऐष्णी यानी प्रो चलाकर खोल देते हैं, फिर वर्ती को प्रविष्ट कराते हैं। अपन कल पढ़ेंगे चंद्रोदय वर्ती।